इंटरनेशनल डे डेवलपमेंट फॉर पीस की थीम पर आयोजित आरजीएस की सफलता के लिए हम सब आरजीएस के भाई बहन इस कार्यक्रम की सफलता की कामना करते हैं और सभी आरजीएस भाई बहनों को हार्दिक शुभेच्छा प्रदान करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं वैभव भारद्वाज, आरजीएस युवा टोली चाहता हूं कि आरजीएस परिवार का स्वैच्छिक समर्थन विश्व विज्ञान दिवस 2025, वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट 10 नवंबर 2025 की थीम विज्ञान, शांति और वैश्विक सहयोग जन जन के जेहन में चरैवेती रहे, ज्ञान की ज्वाला शांत रहे और मानव हृदय प्रकाश बने। विज्ञान की किरणें जहाँ भी जाए, मन में नई उमंग जगाए, सत्य की राहों पर चलना मानव का सच्चा नाता। विज्ञान मानवता की सामूहिक बुद्धि का उजियारा है, शांति उसकी दिशा है और विकास उसका प्यारा फल है। बूंद बूंद से ज्ञान झरता, सूक्ष्म में ब्रह्मांड उभरता, हाथों में जब हाथ मिले तो असंभव भी पथ बन जाता। एक दिशा से दूसरी दिशा तक धड़कन बांधे विश्व की लय, सत्य की भाषा प्रेम की चाहत, यही तो जीवन का उपक्रम है। ज्ञान की ज्वाला शांत रहे और मानव हृदय प्रकाश बने। जय हिंद, वंदे मातरम। ओम शांति। मेरे आरजेएस युवा टोली के सहभागी, आपका यह संदेश, आपकी यह विचारधारा, आपका यह सकारात्मक सोच कि ज्ञान की ज्वाला शांत रहे और मानव हृदय प्रकाश बने, आपका यह कहना बहुत ही सारगर्भित, साथ ही आज के इंटरनेशनल स्वैच्छिक समर्थन विज्ञान दिवस के दिन हमारे आरजेएस परिवार की विज्ञान दिवस के थीम के साथ एक रस होती हुई देख रहा हूँ मैं। अतः तदनुकूल इसकी साधना हमारी सफल हो, इसकी अपेक्षा के साथ, इसकी अभिप्सा के साथ मैं आज मांत्रिक पाठ से अपने आरजेएस वैश्विक परिवार के समग्र सदस्यों, विशेषकर युवा टोली के सभी बच्चों को प्रेरित करने के लिए, सक्रिय करने के लिए, वैश्विक विज्ञान, शांति और विकास की धारा को आध्यात्मिक बल देने के लिए मैं अब प्रार्थना करता हूँ, ध्यान मांत्रिक साधना करता हूँ। ओम भीतेन देवा यीतु विगह्यन्ते। ऋग्वेद कहता है, सत्य, नियम और ज्ञान से ही विश्व स्थिर है। यही आधुनिक विज्ञान का मूल है, रूल, लॉ एंड रीजन। ओम संगच्छध्वं संवर्धध्वं समगच्छध्वं संबद्धध्वं समगच्छध्वं संबद्धध्वं। यह कहना है सामवेद और ऋग्वेद के सम्मिलित। एक साथ मिलकर चलो, मिलकर सोचो, यही वैज्ञानिक सहयोग, साइंटिफिक कोलैबोरेशन का वैश्विक संदेश है। सामूहिक विकास, सबका साथ। इसी सत्य को, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत को लेकर आज हवाई जहाज से हम एक
जगह से दूसरे जगह की यात्रा दूर दूर तक को हम पगडंडी में नाप कर हम जैसे हमारे बहुना अवतार विष्णु ने सबको हम नमन करते हैं, स्वागत करते हैं, आदर करते हैं और अपने परिवार का ही सदस्य रूप में उनको मान्यता देना ही हमारा युवा टोली का लक्ष्य है। और युवा हर एक युवा उसको इसी भाव से देखने के लिए आज आप लोगों के सामने उपस्थित है, साथ है। आपका सहयोग ही हमारा आत्मबल है। ओम तत् सत, ओम तथास्तु। जय सच्चिदानंद। नमस्कार, मैं डॉक्टर कविता परिहार नागपुर महाराष्ट्र से TRD 26 की सशक्त RGNS हूँ और राम जानकी परिवार विश्व पटल पर आज मुझे एक विषय दिया गया है कि विज्ञान का विकास। तो इस संदर्भ में हम आपसे जो रूबरू हो रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि क्यों ना हम इसी विषय पर पहले पहल करें। तो इसका पूरा क्रेडिट जाता है ग्राहम बेल जी को, कि जिन्होंने एक तार वाला वायर वाला फ़ोन इजहार किया और उसको देखकर वैज्ञानिकों को मन में एक जागृति आई और उन्होंने सोचा कि जब ये वायर वाला फ़ोन है और इतनी क्रांति आ रही है और इतना इसका उपयोग है और इतना ये हो रहा है, तो उन्होंने भी फिर एक बिना तार वाला फ़ोन बनाने की योजना बनाई। और इस क्षेत्र के अंतर्गत, दूरसंचार क्षेत्र के अंतर्गत, कई वैज्ञानिकों ने फिर फ़ोन का आविष्कार करना शुरू किया। वे चाहते थे कि हम बिना वायर का, बिना तार का ये फ़ोन बनाएं, ताकि इसको सुविधापूर्वक कहीं भी लाया ले जाया जा सके। तो नोकिया ने भी इस क्षेत्र में 1940 से 1947 तक एक फ़ोन खोज निकाला जो कि करीब 1 किलो वजन का था। लेकिन वहीं मार्टिन कपूर भी इस क्षेत्र में कार्य कर रहे थे और 1972 से उन्होंने एक फ़ोन और बनाया जो कि वायरलेस था। और फिर 3 अप्रैल 1973 को मार्टिन कपूर न्यूयॉर्क में जब रोड पर घूम रहे थे, हाथ में एक अजीब से वस्तु लिए, तो लोगों में बड़ा उत्साह था और लोग चाह रहे थे कि इनके हाथ में क्या है। फिर उन्होंने जो पहला फ़ोन किया वो एक इंजीनियर को किया जिसका नाम जॉयल एंगल था। वो इनका कॉम्पिटिटर था, वो मार्टिन कूपर का कॉम्पिटिटर था। उधर वो भी सेल फ़ोन बनाने की तैयारी कर रहा था। लेकिन जैसे ही अपने कॉम्पिटिटर की आवाज़ जॉयल एंगल ने सुनी तो फिर सन्नाटा सा छा गया, क्योंकि अब तक इस क्षेत्र में मार्टिन कूपर ने एक नया इतिहास रच दिया था और हमेशा उनके नाम ये दूरसंचार का विदाउट वायरलेस फ़ोन का यह आ गया था, यस आ गया था। तो मार्टिन आ चुका था और फिर इसके बाद उन्होंने एक और फ़ोन तैयार किया जिसका नाम उन्होंने डायनाटैग रखा और ये बहुत पॉपुलर हुआ और इतना पॉपुलर हुआ कि ये आउट ऑफ स्टॉक हो गया। लेकिन फिर भी ये थोड़ा महंगा था, जो सबके लिए इसका यूज़ कर पाना संभव नहीं था। वहीं फिर से 1994 में टच स्क्रीन फ़ोन आ गया। टच स्क्रीन फ़ोन का एक अपना महत्व था। उसके बाद सन 2000 में कैमरे वाला फ़ोन का ये आया, तैयार किया गया और फिर तो आपने देखा विकास कहीं रुका ही नहीं। वीवो फ़ोन, सैमसंग फ़ोन, आईफोन, शियोमी फ़ोन, नोकिया फ़ोन और तरह तरह के फ़ोन मार्केट में आए जो टच स्क्रीन थे। उनमें बहुत सारे प्रकार के ये थे, ऐप्स थे और बहुत सारी उनमें खूबियाँ थी।
और काफ़ी स्टोरेज था, काफ़ी कम टाइम में फास्ट चार्ज वो लोग हो जाते हैं वो फ़ोन। तो अभी आप देख रहे होंगे कि जब लॉन्च हुआ तब 2G था, नोकिया फ़ोन जब लॉन्च हुआ। अब 3G आ गया, 4G आ गया, 5G आ गया और 6G की भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो विज्ञान का विकास है ना, तभी तो दिन प्रतिदिन हमारा विज्ञान साइंस प्रोग्रेस कर रहा है। और आज मैं आपसे बात कर रही हूँ तो ये एक विज्ञान का सशक्त उदाहरण है और ये सशक्त माध्यम है। इससे हमारे देश की उन्नति, प्रगति संभव है। बस एक बात कहना चाहूँगी कि विज्ञान अभिशाप है और वरदान भी है। अगर हम वरदान के रूप में ही, पॉजिटिव सकारात्मक सोच में ही उसका उपयोग करें तो हमारी उन्नति में कहीं भी रुकावट नहीं आएगी, बाधा नहीं आएगी। जिससे कि हम आज दिल्ली से यहाँ जुड़े हुए हैं, विश्व पटल पे जुड़े हुए हैं, हमारे साथ विश्व के लोग जुड़े हुए हैं। तो ये एक वैज्ञानिक चमत्कार ही तो है। जय हिंद। नमस्कार, मैं रति चौबे, TRD 26 एक सशक्त आर्जियंस। वंदे मातरम। सतत विकास के लिए विज्ञान, इस विषय पर मैं बोलने जा रही हूँ। सतत विकास के लिए विज्ञान वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों की ज़रूरतों को पूरा करना सर्वप्रथम आवश्यक है। विज्ञान ऊर्जा, कृषि, स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण जैसे क्षेत्रों में समाधान प्रदान, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा विकास, टिकाऊ कृषि पद्धतियाँ, चिकित्सा क्षेत्र, वैज्ञानिक साक्षरता को बढ़ावा और नीति निर्माण में विज्ञान का एकीकरण शामिल है। सतत विकास के लिए विज्ञान के द्वारा ही मैडम क्यूरी दुनिया की प्रथम महिला थी जिन्होंने फिजिक्स में डॉक्टरेट किया था, रेडियोधर्मिता की खोज की और पोलियम व रेडियम जैसे तत्वों को अलग किया और कैंसर के उपचार में रेडियोधर्मिता के उपयोग का मार्ग प्रशस्त किया। उनके कार्यों का केवल भौतिक और रासायनिक विज्ञान में ही नहीं बल्कि इंजीनियरिंग, जीव विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्र में भी सबके प्रगति के द्वार खोल दिए। उन्होंने रेडियोधर्मिता शब्द गढ़ा, रेडियम के पृथक्करण की विधि विकसित की और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एक्सरे के क्षेत्र का कार्य किया। नवरत्नों की खोज में पिच ब्लेंड नामक खोज की, जांच की और यूरेनियम से भी अधिक रेडियोधर्मिता जिसमें थी कई विधियां विकसित की, जिसके लिए रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार उन्होंने प्राप्त किया। प्रथम विश्व युद्ध में एक्सरे इकाइयों का विकास में योगदान दिया, जिसे लिटिल क्यूरीज के नाम से जाना जाता है। मैडम क्यूरी मार्गदर्शक रही। उन्होंने पेशेवरों की जो भावी पीढ़ियों को प्रेरित किया और विज्ञान में महिलाओं के लिए नए रास्ते खोले। आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों को नया आकार देने वाली मैडम क्यूरी थी। वह असाधारण महिला थी और रसायन शास्त्री भी थी। उनके योगदान को पूरा देश, पूरा विश्व हमेशा याद रखेगा। जय हिंद।